आप लोग देखते होंगे कि हर शाम 6 बजे आपका एक मॉक टेस्ट लेकर मैं आता हूँ और इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और जो आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स होता है ना, उसी तरह के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाते हैं। और हाँ, अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब भी एक क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आप लोगों को क्या करना है कि इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहां से आप लोगों को डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल में आप देखिए डाउनलोड करके आपको ये टेस्ट देना है। जब आप लोग टेस्ट ले लेते हैं उसके बाद आप लोगों को अपना स्कोर लिखना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस क्लासों से आप लोग मिला लेंगे अपना और विस्तार से इनके आंसर देख लेंगे। और जितने अधिक से अधिक हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए आप सभी लोग। उससे क्या रहता है कि आपका स्कोर भी बढ़ता है और आप लोगों को क्या रहता है, अपनी तैयारी का मालूम भी चलता है कि किस लेवल पर आपकी तैयारी पहुंच चुकी है। और एक बात और आप लोगों से जरूरी है कि आप लोग जब OMR सीट भरते हैं ना, तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को भरना है। और यहाँ गोला आप लोग लगाएंगे तब भी आप लोगों को बड़े ध्यान से भरना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर एक बार गलती हो जाती है तो फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो पहले इसे ध्यान रखें और सचेत रहें एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो ये 9वां टेस्ट है और इसके हम लोग जो क्वेश्चन शामिल किए गए इस टेस्ट में उनको भी हम लोग जान लेते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही मानव के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति अधिक व्यापक है? ये आपसे कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही मानव के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति अधिक व्यापक है? और इसमें आप देखिए, पहला कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है जैव मंडल आगार रिजर्व, दूसरा कह रहे हैं कि वनस्पति उद्यान, तीसरा कह रहे हैं राष्ट्रीय उपवन, और 4 कह रहे हैं यानी कि डी कह रहा है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, जैव मंडल आगार रिजर्व होगा। जैव मंडल आगार जैव विविधता संरक्षण की 100 स्थानीय विधि के अंतर्गत संरक्षण स्थल है। ये स्थलीय तथा जलीय पारितंत्र तंतों के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के धारणीय उपयोग के साथ उनके संरक्षण हेतु समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित होते हैं तथा जहां पर स्थित हैं उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव मंडल आगार बहुत ही व्यापक कारक है और इसके अंतर्गत जैविक, अजैविक, स्थलीय, समुद्रीय जीव जंतुओं संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण किया जाता है। और इसके अंतर्गत 3 जोन आते हैं। एक आप देखते हैं क्रोड जोन, और यह अनेक पौधों तथा जीव जंतुओं से परिपूर्ण होता है। भारत में यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा रेगुलेट होता है। फिर आप देखते हैं कि बफर जोन आता है। क्रोड जोन के बाहर यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि क्रोड जोन को नुकसान ना पहुंचे, और इन गतिविधियों में नियंत्रित रूप से पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि की अनुमति दी जाती है। फिर आप देखते हैं कि ट्रांजिशन जोन आता है। यह जैवमंडल आगार का बाहरी भाग है, इसका सीमांकन नहीं किया जाता है और मानव बस्तियों, कृषि, मनोरंजन तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं इस क्षेत्र की पहचान होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगाइए। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझ लिया कि उसकी मांग क्या है, तो आप लोग काफी हद तक आंसर देने के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है। अब आप देखिए, यहां अगर लिखा होता है कि सम्मिलित हैं तो आंसर अलग होता, यहां लेकिन पूछ रहा है आपसे कि सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है। पहला आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, ये कहां है, उड़ीसा में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहां है? पश्चिम बंगाल में। आप लोगों को याद होगा तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ये कहां है, झारखंड में है? हाँ, झारखंड में है। वायनाड एलिफेंट रिजर्व, ये केरल में है? हाँ, केरल में है। वायनाड केरल में ही तो है। इदान इंतांकी, ये नागालैंड में है? बिल्कुल नागालैंड में है। कहां है? नागालैंड में है। तो इसमें आप देखेंगे एक ही गलत है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व कहां है? पश्चिम बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग,
सम्मिलित नहीं है, तो केवल एक सम्मिलित नहीं था, बाकी तीनों सही थे। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल में, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल में, एदांत की ये नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को की सूची में शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थल की कुल संख्या है। भारत में बताइए, भारत में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित प्राकृतिक धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 7, 9, 5, 8। तो ये तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 7 प्राकृतिक स्थल हैं, एक मिश्रित स्थल है, और बाकी सांस्कृतिक स्थल कितने हैं ये आप लोगों को बताना है। इसमें 7 आप लोग लगाओगे। अब आप लोग कहोगे कि 7 कौन कौन से हैं, ये आप संख्या बता दीजिए। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर आप देखते हैं कि इसमें 5वां है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और 6वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 7वां है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जरूर आप लोग याद रखिए 7। ठीक है, यहां एक यूनेस्को की बात हुई है, यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ना, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसी की बात कर रहा हूं। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 7 आप लोगों ने लगा दिया होगा संख्या। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हॉप स्पॉट के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ये आप देखिए ABCD के रूप में दिए गए ना, इनमें से आपको सही बताना है। हॉप स्पॉट की अवधारणा अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर सल्विया अर्ल ने प्रस्तुत की। क्या? हॉप स्पॉट की अवधारणा अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर सल्विया अर्ल ने प्रस्तुत की। बी कह रहा है भारत के 2 क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को IUCN तथा मिशन ब्लू के अंतर्गत 2013 में हॉप स्पॉट के रूप में नामित किया गया। बताइए। और इसमें आप देखिए सी कह रहा है कि ये भी दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है, डी कह रहा है। तो आप देखेंगे इसमें सही पूछ रहा है ना, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। और IUCN की बात करें तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो हॉप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति और जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका संरक्षण किया जाता है। हॉप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में मिशन ब्लू के तहत प्रसिद्ध अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर सल्विया अर्ल ने किया और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ संयुक्त रूप में हॉप स्पॉट की संकल्पना को प्रस्तुत किया। और भारत के 2 क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप को IUCN तथा मिशन ब्लू के अंतर्गत 2013 में हॉप स्पॉट के रूप में नामित किया गया था। तो इसमें आप देखें पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, यानी कि क्या लगाओगे आप लोग, सी ऑप्शन, क्योंकि ए भी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आप देखेंगे 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन तीनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहले कथन कह रहा है कि भारत का निकोबार ट्रैनकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है। दूसरा कह रहा है भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा वन एवं आद्य पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है कि भारत का पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान क्षेत्र के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जैव विविधता की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिनमें 3 अत्यधिक जैव विविधता वाले हैं। 2013 में आप देखिए सुंडालैंड को संयुक्त राष्ट्र ने हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया। इसके अंतर्गत भारत का निकोबार द्वीप ट्रिनिडेड सहित नानकाउरी द्वीप समूह भी आता है। जब भी आप लोग पेपर देने जाया करें तो इस तरह के करंट से जोड़ लिया करिएगा, इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, घटती कहाँ है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के उच्च भूमि क्षेत्र तक फैला है। भारत के पश्चिमी घाट में ज्यादातर भाग पर्वतीय क्षेत्र है।
और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत का पूर्वी हिमालय क्षेत्र विस्तृत हॉटस्पॉट क्षेत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत धनी है। यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी मध्य एवं पूर्वी नेपाल और भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तीनों कथन बिल्कुल राइट हैं, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। यानी कि आप देखेंगे क्या लगाओगे इसमें, डी ऑप्शन ही होगा क्योंकि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है ना, राइट है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र शामिल नहीं है। पश्चिमी घाट, हिमालय, सुंडालैंड, मेडागास्कर। तो हिमालय नहीं होगा इसमें, क्या हिमालय। विश्व के अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र इस प्रकार है, मेडागास्कर है, फिलीपींस है, सुंडालैंड है, ब्राजील का अटलांटिक वन क्षेत्र है, कैरिबियन, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, तंजानिया, केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें बी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। OMR सीट में बी ऑप्शन भरोगे ना आप लोग, और देखिए आप लोग प्रिंट आउट मिल जाएंगे कहीं से भी दुकानों पे, तो उन्हें ले आया करिएगा, भरा करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस किया करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए, विचार करिए। और यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि चारों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता पाई जाती है। दूसरा कह रहा है कि हॉटस्पॉट की संकल्पना बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत की जाती है। तीसरा कह रहा है, विश्व के जिन क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और 4 कह रहा है, हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रजातियां होनी चाहिए। बताइए तो क्या लगाओगे इसमें। विश्व के कुछ क्षेत्रों में पर्यावरणीय दशाओं के अत्यधिक अनुकूल होने के कारण अत्यधिक विविधता, तो कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल स्थिति होने के कारण बहुत ही कम विविधता पाई जाती है। और अनुकूल स्थिति होने के कारण आप देखें जैव विविधता की अधिक होने के साथ ही स्थानिक प्रजातियां प्रचुरता भी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और हॉटस्पॉट आप देखेंगे, हॉटस्पॉट की संकल्पना 100 स्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्र की प्राथमिकता तय करते समय की गई। और विश्व के जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की संख्या सामान्य या औसत से अधिक पाई जाती है वे क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने के लिए मापदंड इस तरह से, हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, क्षेत्र का 70% से अधिक मूल आवास नष्ट हो चुका हो। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि दूसरा इसमें गलत है। एक तीसरा भी ठीक है और एक 4 ठीक है, यानी कि 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है। और सही आपसे पूछ रहा है तो 1, 3, 4 किस में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। डी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, लगा दोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देख लीजिए, सही नहीं है पूछ रहा है। सही पूछता है तो आप देखते हैं कि अलग आंसर होता है, सही नहीं है पूछ रहा है। इसमें आप देखिए ABCD के रूप में दिए गए हैं। पहला कह रहा है, भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। कब, 1986 में शुरू किया गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का जैव मंडल आगार के स्थानिक आवासों में रहने वाले लोगों की जीवन यापन की गुणवत्ता सुधार से संबंध नहीं है। और सही कह रहा है कि आपके राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का लक्ष्य पहले से स्थापित किए गए संरक्षित क्षेत्र के अंदर जीव संसाधनों एवं उनके आधारभूत पारितंत्र को अधिक संरक्षण प्रदान करना है। और डी आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, सही नहीं है। भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। कब, 1986 में शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया गया। तो इसमें आप देखें पहला तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। भारतीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को पारंपरिक संरक्षण, ज्ञान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण को से जोड़ता है और जैव मंडल आगार के प्रबंधन को बेहतर बनाकर उसका संरक्षण एवं सतत उपयोग करता है। यह स्थानिक आवासों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर इस क्षेत्र विशेष में संरक्षण हेतु उनको प्रतिभागी बनाता है। कथन भी सही है कि नहीं, ये गलत है। क्या है, गलत है। और राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का लक्ष्य पहले से स्थापित किए गए संरक्षित क्षेत्रों के अंदर जीव संसाधनों, उनके आधारभूत पारितंत्र को
अधिक संरक्षण प्रदान करना है। तो इसमें आप देखेंगे सी भी ठीक है, तो बी ही गलत है। और इसमें क्या पूछा था आपसे कि सही नहीं है, गलत ही पूछा ना, तो बी सही नहीं है, तो इसमें क्या लगा दोगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल आगार की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब आप देखिए यहां सही पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम आगार की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जैव मंडल आगार की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक कह रहा है बफर क्षेत्र के अंतर्गत शोध प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ कृषि भूमि, जंगल, मत्स्य पालन भी शामिल है। और बी कह रहा है करोड़ क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। तो बफर क्षेत्र करोड़ क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित अविध्वंसक हैं। बफर क्षेत्र का उपयोग अनुसंधान, शोध, परंपरागत उपयोग, पुनर्वास आदि के लिए किया जाता है। और बफर क्षेत्र के अंतर्गत शोध प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ कृषि भूमि, जंगल, मत्स्य पालन आदि को भी शामिल किया जाता है। और इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश करोड़ क्षेत्र की तुलना में ज्यादा और एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। करोड़ क्षेत्र सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं जो परिदृश्य, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजाति और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण में योगदान देता है। करोड़ क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों आपके सही थे ना, बिल्कुल सही पूछा ना, तो आप देखते हैं कि दोनों बिल्कुल सही थे, ए बी दोनों सही थे। तो आप लोगों ने सी ऑप्शन लगा दिया होगा, इसमें क्या लगाया होगा, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आप लोगों को। ये आप देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं राज्य है। क्या है, राज्य है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां देखने को मिलता है, अरे एमपी वालों मालूम होगा आपको, मध्य प्रदेश में है। कहां है, मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश वालों आपको मालूम होगा। मानस टाइगर रिजर्व असम वालों, असम में। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश वालों, अरुणाचल प्रदेश में। तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहां है, मध्य प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व असम में। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो 1 4 से आप देखते हैं कि क्या खा रहा है, और बी 1 से, सी 2 से और डी 3 से। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, ए 4 से, बी 1 से, सी 2 से, डी 3 से। तो ये आप लोग याद रखिए। यहाँ मध्य प्रदेश आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आपकी कितनी 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और यहीं आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए किससे लगती है, चाइना से लगती है। और आप देख रहे हैं कि म्यांमार से लगती है और भूटान से लगती है। वहीं असम की देखें तो आप देखते हैं इसकी सीमा किससे लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। तो चलिए ये भी याद रखा करिएगा, जब भी आप लोग किसी क्षेत्र को पढ़ते हैं तो उसका क्या किया करिएगा, आप लोगों को ये काम करना है, मैप का सहारा लेकर पढ़ना है। किसका, मैप का सहारा लेकर पढ़ना है। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आप देखते हैं कि 4 कथन दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है आपसे। इनमें से आपको गलत चुनना है। चलिए तो पहला कथन पढ़ते हैं हम लोग। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेप द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। बी कह रहा है, दूसरा कह रहा है जैव मंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास 1975, कब, 1975 में MAB के अंतर्गत हुआ। तीसरा कह रहा है MAB का मानव कार्य मानव एवं प्रकृति द्वारा आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मानव एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना। और इसमें 4 कह रहा है कि अगस्त्यमाला जैव मंडल आगार को 29 मार्च 2016 में हुए पेरू सम्मेलन में MAB द्वारा विश्व जैव मंडल आगार का दर्जा दिया गया। तो यहाँ तो एक UNEP के बारे में याद रखिएगा, फिर आप लोग इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। ठीक है। एक आप देखते हैं MAB क्या है, MAB क्या है, मानव जैव मंडल कार्यक्रम है। ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे मानव एवं आरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया
और यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच के संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। तो आप लोग समझ गए कि पहला तो गलत हो गया। MAB कार्य मानव एवं प्रकृति द्वारा आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मानव एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है। जैवमंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। अगस्तमाला जैवमंडल को यूनेस्को के कार्यक्रम मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम द्वारा 19 मार्च 2016 में हुए पेरू सम्मेलन में विश्व जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया था। तो इसमें आप देखें दो भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, लेकिन परेशानी तो ये है कि इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो केवल सही एक नहीं है। क्या सही एक नहीं है? तो एक ऑप्शन किस में है कथन? केवल बी ऑप्शन। क्या बी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि एक केवल गलत था और गलत ही पूछा है, तो केवल एक, यानी कि बी ऑप्शन आपने लगा दिया होगा। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? एक सूची को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यानी कि कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ये पवित्र उपवन के स्थानिक नाम हो गए और संबंधित राज्य हो गए सूची 2 में। बताइए भैया। सरना, ये झारखंड वालों, सरना आपके यहां देखने को मिलता है। गपखाप, ये मणिपुर वालों। गुम्पा बन, ये अरुणाचल प्रदेश वालों। काऊ, ये केरल वालों। तो इसमें आप देखेंगे कि ए 3 से मेल खा रहा है, बी 2 से, सी 1 से, डी 4 से, यानी कि इस तरह से आप लोग क्या लगा देंगे? ए ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ओलिव रेडले प्रजाति के कछुआ प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए ज्यादातर भारत के इस समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवास करते हैं। बताइए। ओलिव रेडले प्रजाति के कछुआ प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए ज्यादातर भारत के किस इस समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवास करते हैं? महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, मालवन समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देखिए क्या होगा? एक गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा का पहला एवं इकलौता समुद्री अभ्यारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कछुए की अनेक विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ओलिव रेडले द्वारा ज्यादा प्रवास करते हैं। यह ओलिव रेडले कछुए के प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तट है। तो बी ऑप्शन आपने लगा दिया होगा इसमें। क्या बी ऑप्शन लगा दिया होगा? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और ये नीचे आप देख रहे हैं कि 3 कथन आपको दिए गए हैं और इन तीनों में से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से सही है, यानी कि सही तीनों में से आप लोगों को बताना है, सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि समुदाय आगार घोषित करने के उद्देश्य में परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना शामिल नहीं है। और दूसरा कह रहा है भारत का पहला संरक्षण आगार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में घोषित किया गया था। और तीसरा कह रहा है पारिस्थितिक संवेदनशील जौन संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से नष्ट हो रही जैव विविधता को बचाने हेतु बनाया गया है। सही है पूछ रहा है। क्या है? सही है पूछ रहा है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के बाद किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिकारित क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य व संरक्षण आगार के अंतर्गत शामिल नहीं है, राज्य सरकार को उसे जैव जंतुओं व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय आगार घोषित कर सकती है। समुदाय आगार घोषित करने का उद्देश्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण करना है। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। और आप देखते हैं भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली क्षेत्र में भारत का पहला संरक्षण आगार तिरुमदेम राथुर संरक्षण आगार घोषित किया गया था। ग्राम समुदाय के प्रयास के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को संरक्षण आगार का दर्जा प्राप्त हुआ। और तीसरा कह रहा है, ये दूसरा आपका ठीक है। और पारिस्थितिक संवेदनशील जौन संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रम से नष्ट हो रहे जैव विविधता को बचाने हेतु बनाए गए हैं। और पारिस्थितिक संवेदनशील जौन संरक्षित क्षेत्र में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है, यानी कि तीसरा भी ठीक है। यानी कि 2 3 ठीक हैं बिल्कुल आपके, पहला गलत है। 2 3 ठीक है, यानी कि किसमें? बी ऑप्शन ही लगा दोगे इसमें। तो
2 और 3 कथन बिल्कुल सही है और सही पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और इनमें आप लोगों को उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है कि गलत आप लोगों को इनमें से चुनना है। पहला कह रहा है किसी भी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने से पूर्व राज्य को वन्यजीव बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कह रहा है वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। तो इसमें आप देखेंगे पहला तो क्या है बताइए, राज्य सरकारें किसी ऐसे क्षेत्र, ऐसे वन क्षेत्र या उसमें जलीय क्षेत्र जो जंतुओं, वनस्पतियों तथा भू आकृति आदि की दृष्टि से प्राकृतिक महत्व रखते हों को चिन्हित करती है तथा इसके बाद एक अधिसूचना जारी कर उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य घोषित कर देती है। इस क्षेत्र पर आप देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सभी नियम लागू हो जाते हैं और वन्यजीव क्षेत्रों राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य घोषित करने से पहले वन्यजीव बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक है। तथा आप देखिए यदि किसी क्षेत्र में कहीं जलीय पारितंत्र है तो भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से अनुमति आवश्यक होती है। इसके बाद ही राज्य इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य घोषित कर सकता है। और नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकारों को यदि यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह किसी क्षेत्र को जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है तो वह उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। तो इसमें आप देखें पहला तो क्या था, पहला तो गलत था, दूसरा इसमें ठीक था। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सही नहीं है, पूछा है ना, तो एक सही नहीं है, दूसरा तो सही था ना, तो आप लोग इसमें क्या लगा दिए होंगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे ये टेस्ट भी आपका खत्म हो जाता है। अब आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सवाल है, अगर मुझसे कोई भी सुझाव है मेरे लिए तो आप लोग ज़रूर बताइए और मेरी आप लोगों के साथ हमेशा शुभकामनाएं हैं। बस आपको मेहनत करनी है आपको, ठीक है।